नमस्कार साथियों, फिर से एक बार आपका संस्कृत क्लासेज में स्वागत है। तो लास्ट अपने टॉपिक हुआ था अनुवाद प्रकरण। आज और एक व्याकरण के टॉपिक के साथ मैं आपके सामने पेश हूँ। अब व्याकरण का ही एक और उतना ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अपन कर रहे हैं, कारक। पिछला अनुवाद प्रकरण के 2 वीडियो आपके सामने आए। आई होप आपको खूब हेल्प मिली होगी और मेरा पूरा प्रयास यही रहेगा कि अपना जब तक कोर्स खत्म हो आपको खुद कॉन्फिडेंस हो कि पूरी व्याकरण है, पूरी संस्कृत। इसके बाद मैंने कमेंट बॉक्स में पढ़ा था कि कुछ बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर संस्कृत के चैप्टर भी कराओगे। बिल्कुल आपको चैप्टर भी कराऊंगा। जिस तरह से आपको ये अपने ग्रामर समझ में आ रही है उसी तरह से आपको चैप्टर भी बहुत अच्छे से समझाएंगे। चैप्टर पढ़ाते टाइम मेरा पूरा प्रयास है कि आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपको वर्ड बीच में से, चैप्टर में से कहीं से भी कोई सा भी वर्ड उठा के पूछ ले आप इजीली बता सकते हो। मेरा ये प्रयास रहेगा कि संस्कृत में आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स वाला अपना टारगेट भी रखना है, 100 आउट ऑफ 100, और बिल्कुल अचीव करोगे आप। बस थोड़ा सा जब भी मेरा एक ही कहना है कि जब भी आप वीडियो देखो, उस वीडियो को देखते टाइम आप पूरी तरह से अपना ध्यान बोर्ड के ऊपर रखो। जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें आप उनका स्क्रीनशॉट लो और उसके बाद में आप खुद थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करो। मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक बात बोली थी कि व्याकरण जब भी आप सॉल्व करते हो तो व्याकरण सॉल्व करते टाइम उसके बाद में आप ये ध्यान रखो कि जितना आप खुद एग्जाम्पल सॉल्व करोगे, उदाहरण जितने आप अपने आप करोगे, उतना ही व्याकरण का टॉपिक है वो क्लियर होता है। दूसरा, जैसे आप घर पे सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपको कोई चीज समझ में नहीं आया, आप कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करें और मेरे से वापस पूछ सकते हैं। तो उससे क्या है कि आपका एक टॉपिक तैयार होता रहेगा। साथ में एक टॉपिक इस तरह से आपको तैयार करना है कि यहां से पढ़ा, आपने सेल्फ स्टडी की, जब वो टॉपिक आप खत्म करो तो आपके खुद के अंदर ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरा ये टॉपिक पूरा अच्छे से तैयार है। और बिल्कुल आपको कहीं पर भी ये फील नहीं होगा, मेरी गारंटी है कि आप ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हो। बिल्कुल आपको वीडियो थोड़ा सा ध्यान से देखें, आपको खुद ये फील होगा कि हम क्लास के अंदर हैं और मैं आपके सामने खड़ा होकर आपको ये पढ़ा रहा हूं। थोड़ा सा वीडियो ध्यान से देखें, सेल्फ स्टडी करें। और मैं तो कह रहा हूं संस्कृत के लिए आपको ज्यादा टाइम देना नहीं है। अगर आप एक वीडियो, आधे घंटे का वीडियो देखते हैं, 1 घंटा आप खुद मेहनत करते हैं तो वो टॉपिक आपके क्लियर हो जाता है। एक बड़ा टॉपिक अपन ने करा अनुवाद प्रकरण, उसी के साथ में उसी से थोड़ा सा रिलेटेड भी है कारक, क्योंकि कारक पर आधारित अनुवाद प्रकरण पढ़ा है मैंने। कारक है, उससे संबंधित प्रश्न अनुवाद प्रकरण में भी आते हैं। वो मैं आपको, इसीलिए मैंने जस्ट इसके बाद अब मैं 3-4 टॉपिक ऐसे कराऊंगा जो एक दूसरे से रिलेटेड चलेंगे। अब जैसे अपन कारक पढ़ेंगे आज, तो कारक में अनुवाद प्रकरण से संबंधित, अनुवाद प्रकरण में ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आते हैं जिसमें कारक का अपने को प्रयोग करना पड़ता है। जैसे अगर अपन बात करेंगे, सेंटेंस आ गया कि राम बस से विद्यालय जाता है, तो विद्यालय जाने का सहायक साधन हो गया बस। बस सहायक साधन कहलाता है करण कारक। तो अब अपने को इसमें यह पता होना चाहिए कि करण कारक में विभक्ति लगती है तृतीय, तो आप इस सेंटेंस में बनाओगे तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके, तो वो सेंटेंस सही होगा। तो अपने स्टार्ट कर रहे हैं कारक। ये आपके 4 मार्क्स का टॉपिक है। इसके साथ में कुछ ऐसी चीजें, अब देखो मैं आपको इस तरह से इस टॉपिक को तैयार कराऊंगा। कई बार क्या होता है, ये जो टॉपिक है इसमें एक क्वेश्चन 2 हिस्सों में बंटा होता है। 2 हिस्सों में इसमें एक सेंटेंस दिया होता है। मैं आपको थोड़ा इसका बेसिक चीजें बताता हूं। इसमें सेंटेंस दिया होता है, उसमें क्वेश्चन ही आता है। एक वर्ड रेखांकित दे दिया या डार्क वर्ड दे दिया, उसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रेखांकित पद में विभक्ति और उसका कारण। तो देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन है, वो 2 हिस्सों में बंटा होता है। आधा नंबर आपको मिलेगा, हाफ मार्क्स मिलेगा आपको इसमें उस रेखांकित शब्द में विभक्ति बताने का, और आधा नंबर मिलेगा कि वो विभक्ति क्यों है उसका कारण बताने का। तो अपन विभक्ति और कारण दोनों सही बताते हैं तब अपने को 1 नंबर मिलेंगे। तो अपने को कोई भी आप टॉपिक तैयार करो, पूरा कोशिश ये रहनी चाहिए, जैसे 4 नंबर का टॉपिक है, अपने मन में ये रहना चाहिए मुझे 4 नंबर पूरे इसमें से लेने। अब देखिए इसमें आपको विभक्ति अपने शब्द रूप पढ़े हैं 9th के अंदर,
प्रथमा से लेके सप्तमी विभक्ति तक होती है। तो इसमें प्रथमा से लेके सप्तमी विभक्ति तक अपन पढ़ेंगे और उसमें आपको मैं विभक्तियों की इतनी शॉर्ट में एक ट्रिक बताता हूं जिसमें लगभग पूरा जो कारक है, जितने भी तरह के एग्जाम्पल है, 99% एग्जाम्पल आप उस पहचान से इजीली, आपने जैसे ही क्वेश्चन देखा आप डायरेक्ट ये बता पाओगे कि इस शब्द में ये विभक्ति। आपको इस टॉपिक के अंदर शुरुआत में मैं वही चीज बता रहा हूं, क्योंकि देखिए अगर आप इतने शब्द रूप है, वो तो याद करना इतना संभव नहीं है कि अपन एक एक शब्द रूप याद रखेंगे भाई किस में क्या विभक्ति लगेगी, इसमें तृतीया, प्रथमा, पंचमी, कुछ याद करना इतना संभव नहीं। मैं आपको इतनी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप डायरेक्ट ये बता पाओगे कि इस शब्द के अंदर ये विभक्ति है। रही उसके बाद में कारण की, तो कारण में आपको इस तरह से एकदम आसान तरीके से बताऊंगा कि आप इजीली उसमें कारण भी बता सकते हो। और ये जो मैं आपको विभक्तियों की पहचान बता रहा हूं ये किसी बुक पासबुक में नहीं है, सिर्फ इस 6 पीठ की पासबुक में ही निकलेंगे, ठीक है ना। तो इस 6 पीठ की पासबुक में से आपको विभक्तियों की पहचान बताऊंगा, उससे आप डायरेक्ट बता पाओगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं कारक प्रकरण। देखिए पहली चीज है कि कारक किसको कहते हैं। कारक क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो, क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो वो कारक कहलाते हैं। अब दूसरा पॉइंट ये है कारक के प्रकार। अब इसमें मैं आपको एक तालिका बनवा रहा हूं जिसमें आपको कारक और उस कारक के अंदर कौन सी विभक्ति लगती है वो लिखवा रहा हूं। एक तालिका के माध्यम से इसको समझा रहा हूं। एक साइड आप लिख देते हैं कारक, दूसरी विभक्ति। पहली चीज कारक क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो वो कारक कहलाते हैं। कारक 7 तरह के, मुख्य कारक 6 तरह के होते हैं, इसके अलावा एक संबंध कारक होता है। तो पहला कारक आता है इसमें आपके कर्ता कारक। कर्ता कारक इसमें लगती है प्रथमा विभक्ति। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति। दूसरा जो आपके कारक है वो है कर्म कारक, इसमें लगती है द्वितीय विभक्ति। पहला कर्ता कारक, प्रथमा विभक्ति, कर्म कारक, द्वितीय विभक्ति। तीसरा होता है अपने करण कारक। करण कारक में होती है तृतीय विभक्ति। करण कारक में तृतीय विभक्ति। चौथा है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में अपने आती है चतुर्थी विभक्ति। फिर पांचवा है अपने अपादान कारक। अपादान कारक में लगती है पंचमी विभक्ति। 6 नंबर पे आता है संबंध कारक, षष्ठी विभक्ति। और लास्ट 7वां है अधिकरण कारक, सप्तमी विभक्ति। देखिए ये चीज अगर आप संस्कृत में अच्छे समझ लेते हो तो हिंदी में भी कारक है आपके। आप यहां से समझ लिए हिंदी वाले कारक को अगर आप बिना पढ़े भी अब एग्जाम में जाते हो तो मेरे हिसाब से आप इजीली उनके आंसर दे सकते हो, क्योंकि कारक जिस हिसाब से मैं समझाऊंगा उसमें आपको हिंदी में भी उतनी ही हेल्प मिल जाएगी। हिंदी में भी वही ये कारक वापस रिपीट होते हैं। पहला कारक कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति, करण कारक में तृतीय विभक्ति, संप्रदान में चतुर्थी, अपादान में पंचमी विभक्ति, संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति। अब इनके साथ में मैं आपको पहचान और बता देता हूं जिससे क्या है आपको और इजी समझ आएगा इसका क्या चिन्ह होता है। अब देखिए जिससे आपको हिंदी में भी हेल्प मिल जाएगी इनकी एक तालिका के माध्यम से। इसमें भी अपन इसको एक चीज और जोड़ देते हैं। कर्ता कारक
इसकी पहचान होती है ने, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के द्वारा या के लिए, अपादान से या पृथक होने के अर्थ में। मतलब किसी स्थिर वस्तु से कोई वस्तु अलग होती है तो उसमें अपादान कारक लगता है। जैसे ये बोर्ड है, इस दीवार के ऊपर स्थिर है, इसको अपन ने बोर्ड को अलग कर दिया तो ये दीवार से क्या हो गया, अलग हो गया, परंतु दीवार अपनी जगह क्या है, स्थिर है। तो स्थिर वस्तु दीवार है और दीवार क्या कहलाएगी, अपादान कारक कहलाएगी। फिर आपके आता है संबंध कारक। संबंध कारक का मीन्स होता है का, की, के, रा, री, रे, ये संबंध कारक की पहचान है। फिर आपके आता है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में, पर, पे, ये अधिकरण कारक हो गया। देखिए इस तालिका को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट तालिका है ये। दो चीजें इसमें आ रही है, तीन चीजें आ रही है। पहला आता है कर्ता कारक, इसमें प्रथमा विभक्ति लगती है, इसका चिन्ह होता है ने, तो कोई भी सेंटेंस कर्ता ने। फिर दूसरा आता है अपने कर्म कारक, इसकी विभक्ति होती है द्वितीया, चिन्ह है इसका को। तीसरा है करण कारक, इसकी विभक्ति होती है तृतीया, चिन्ह है इसका शे। संप्रदान कारक विभक्ति चतुर्थी, चिन्ह है इसका के द्वारा या के लिए। जैसे वह पढ़ने के लिए विद्यालय गया, तो जहां पर के लिए शब्द का प्रयोग हो जाए, मैं भोजन के लिए पाकशाला यानी कि रसोई घर में गया, तो ये के लिए जहां पर प्रयोग हो जाए वहां पर संप्रदान कारक आएगा। फिर पांचवा मैंने अभी आपको समझाया अपादान कारक, पंचमी विभक्ति लगती है इसमें, इसका चिन्ह होता है शे या पृथक। पृथक मतलब क्या होता है, अलग होने के अर्थ में। फिर छठा है संबंध कारक। संबंध कारक षष्ठी विभक्ति, चिन्ह है इसका का, की, के, रा, री, रे। यह राम का कलम है, तो का आ गया, का मतलब देखो इसमें यह राम का कलम है, तो उस कलम और राम के बीच संबंध बन गया ना, क्योंकि पूछ ले कोई किसका कलम है तो कह देंगे राम का कलम है। तो देखो एक तो चिन्ह आ गया का, दूसरा किसका कलम है, राम का, तो राम का और उस कलम का क्या बन गया आपस में संबंध, तो ये संबंध कारक हो गया। फिर अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में, पर, पे, वह कुर्सी पर बैठा है। अधिकरण मतलब जो क्रिया का आधार होता है। ये मैं 1 by 1 जब अपन कारक पढ़ेंगे उस समय एक एक चीज आपको मैं समझाऊंगा, फिर भी एक बार ऐसे ही बता देता हूं। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक में आता है में, पर, पे। अधिकरण कारक का मीन्स होता है जो भी क्रिया कर रहे अपन, उस क्रिया का जो आधार है वो आधार कहलाता है अधिकरण कारक। जैसे आप कुर्सी पर बैठे हो, तो बैठना क्या होगी, क्रिया। अब किसके ऊपर बैठे हो आप, कुर्सी के ऊपर, तो कुर्सी क्या होगी, उस क्रिया का आधार होगी। जैसे अपन प्लेट में खाना खा रहे हैं, तो खाना होगी क्रिया, उस क्रिया का आधार क्या हो गया, किस में खा रहे हो, प्लेट में, तो प्लेट क्या होगी, उस क्रिया का आधार, तो वो आधार कहलाता है अधिकरण कारक। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट तालिका है ये, जिसमें आपको कारक पता चल गया कि 7 कारक होते हैं। देखो इसमें मुख्य जो कारक है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। इन 7 के अलावा जितना भी बच जाता है वो सारा जाता है संबंध कारक के अंदर। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपन एक नया जो चीज है वो इसमें कारक में बताते हैं, जो कारक का आधारशिला है, जिसमें आप इजीली आप कारक की विभक्तियों की जो पहचान है वो आप इजीली देख सकोगे। तो ये हो गया आपकी एक तालिका जिसमें आपको मुख्य रूप से जितने कारक होते हैं वो पता चल गए, और उस कारक में कौन सी विभक्तियां होती है वो पता चल गई, और उस कारक का क्या चिन्ह होता है वो पता चल गया। नेक्स्ट है, इसमें अपन करेंगे विभक्तियों की पहचान। अब देखो इसमें आपको 2 चीजें मैं आपको समझाऊंगा। इस विभक्तियों की पहचान से जो अपना 4 नंबर का टॉपिक है कारक,
वो तो इजीली सॉल्व होगा ही होगा। अब अगर आपने इस विभक्तियों की पहचान याद कर ली तो मेरे हिसाब से यह है कि जैसे ही आपके सामने कोई भी एग्जाम्पल आता है तो आप इजीली ये बता सकते हो कि विभक्ति कौन सी है। जो क्या मेनली इस कारक के अंदर विभक्ति पहचानने में दिक्कत आती है, क्योंकि कारण तो अपन जैसे ही अपन थोड़ा सा लर्न करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे तो कारण तो याद हो गए, परंतु 7 विभक्तियां हैं, 7 कारक है। हर कारक में आपको 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 पॉइंट मिलेंगे। तो इतने पॉइंटों के साथ में कारक तैयार करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। दिक्कत कहां आती है? विभक्तियों को पहचानने में। परंतु इस विभक्ति की पहचान से आप इजीली विभक्ति पहचान सकते हो। अब देखिए इसमें आपका प्लस पॉइंट ये रहेगा, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है विभक्ति पहचान। इसमें प्लस पॉइंट ये रहेगा कि अपने देखो ग्रामर के अंदर आपने 9th से, मेरे हिसाब 9th से क्या 6 से आप पढ़ रहे हो, एक टॉपिक आता है प्रश्न निर्माण, आता ना। प्रश्न निर्माण में क्या होता है, जैसे एक सेंटेंस दे दिया, उसमें ये पूछते हैं कि इस रेखांकित पद की जगह प्रश्न क्या बनेगा। अब मैं आपको जो पहचान बता रहा हूं, आप 4 नंबर का टॉपिक कारक इससे कर रहे हो, 4 नंबर का साथ में एक टॉपिक और आपके इतनी सी चीज में तैयार हो जाएगा। क्योंकि इतने चैप्टर होते हैं, उसमें से सारे प्रश्न निर्माण रटने के बजाय अगर आप इस ट्रिक से करोगे तो आपके प्रश्न निर्माण भी साथ में तैयार हो जाएगा। आज मैं आपको ये ट्रिक बता रहा हूं, उसके बाद आप जितने भी चैप्टर है उसके प्रश्न निर्माण सॉल्व करना। मेरे हिसाब से आपको एक का भी आंसर पढ़ने की जरूरत नहीं, आप क्वेश्चन देखोगे डायरेक्ट आंसर लिख दोगे। तो पहला है विभक्ति पहचान में प्रथमा विभक्ति। देखिए मैं आपको इसमें अपने 10th लेवल के हिसाब से समझा रहा हूं। प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग, इसमें पहचान आती है कि शब्द के पीछे विसर्ग लगा हो, विसर्ग लगा होता है, शब्द के पीछे विसर्ग लगा होता है। जैसे देखिए राम शब्द है, अब इसको अपने को प्रथमा विभक्ति का बनाना है तो शब्द के पीछे विसर्ग लगा, विसर्ग लगते ही वो शब्द बन गया प्रथमा विभक्ति का। अब मान लीजिए क्वेश्चन आ गया रामः पठति, क्वेश्चन आ गया रामः पठति, ठीक है, और इस लाइन में अंडरलाइन दे दिया, पूछ ले कौन सी विभक्ति है। तो देखिए आपको पहचान आपने याद कर रखी है कि अंडरलाइन शब्द है, उसके मूल शब्द के पीछे विसर्ग लगा, विसर्ग लगा है तो मतलब कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा। तो डायरेक्ट पता चल गया कि आपको इसमें प्रथमा विभक्ति है, ठीक है। स्त्रीलिंग होगा, स्त्रीलिंग के अंदर जो संस्कृत का हिंदी का शब्द है वही अपने मूल रूप में आ जाता है। जैसे सीता, सीता हिंदी और संस्कृत दोनों में एक ही रूप में रहेगा, सीता के पीछे विसर्ग नहीं लगेगा, तो ये स्त्रीलिंग में आ गया। अब अपन बात करते हैं द्वितीय विभक्ति की। द्वितीय विभक्ति की पहचान ये होती है, अंतिम, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इसी के आधार पर मैं आपको प्रश्न निर्माण भी समझाऊंगा। अंतिम वर्ण के ऊपर अनुस्वार, अनुस्वार समझ गए, जिसको अपन बोलते हैं बिंदी। एक पहचान तो ये होगी कि अंतिम वर्ण के ऊपर इसके अनुस्वार लगा होगा, या अंत में हलंत म ये लगा हो तो उस शब्द में द्वितीय विभक्ति होगी। देखिए अगर अपन ये पहचान याद कर ली, आप देखो जैसे मैं कारक पढ़ाऊंगा आपको ये खुद चीज नोट करोगे, लगभग जितने भी एग्जाम्पल आएंगे वो सारे इसी पहचान के अनुसार आएंगे। अंत में हलंत म आ जाए या अंतिम वर्ण के ऊपर अनुस्वार आ जाए, वो हमेशा द्वितीय विभक्ति का होगा। जैसे देखिए वृक्ष शब्द है, ठीक है, इसको अपने को द्वितीय विभक्ति का बनाना है तो अंतिम वर्ण क्या है इसका? छ, इसके ऊपर अनुस्वार लगा दिया तो वृक्षम, वृक्षम इट मींस इसमें द्वितीय विभक्ति है। जैसे राम शब्द है, अंत में हलंत म आ गया तो हलंत म इसका मतलब कौन सी विभक्ति है? इसमें द्वितीय विभक्ति। देखो
अंतिम वर्ण के ऊपर अनुस्वार आ जाए या अंत में हलंत में आ जाए, आप बिना सोचे उसमें कौन सी विभक्ति लगा दोगे, द्वितीय विभक्ति। तो एकदम इजीली इसमें अपने को पता चल गया। फिर तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति की पहचान ये होती है पुल्लिंग के अंदर। पुल्लिंग के अंदर क्या होता है तृतीय विभक्ति में कि अंतिम वर्ण के ऊपर ए की मात्रा, छोटा ए की मात्रा और अंत में, अब देखिए अपन तृतीय विभक्ति पढ़ रहे थे। तृतीय विभक्ति पुल्लिंग की पहचान होती है अंतिम वर्ण के ऊपर ए की मात्रा और अंत में न या ण लगाते। ये अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, न लगेगा या ण, तो इन दोनों में से कोई सा भी आ जाए उसमें तृतीय विभक्ति लगेगी। जैसे देखिए शब्द आ गया, राम शब्द है, इसको अपने को तृतीय विभक्ति का बनाना है। एकदम इजी पैटर्न। अंतिम वर्ण क्या है इसका, म के ऊपर लगी ए की मात्रा, पीछे अब देखो रामेन या रामेण। अब जैसे ही आप उच्चारण करोगे इजीली पता चल जाता है कि कौन सा शब्द लगेगा, तो रामेण। अब देखिए पेपर के अंदर अंडरलाइन किया हुआ शब्द है रामेण। आपने देखा मूल शब्द है राम, राम के ऊपर अंतिम वर्ण के ऊपर ए की मात्रा लगी हो, पीछे ण लगा हो, तो आप इजीली पहचान गए कि इसमें तृतीय विभक्ति है। जैसे देखिए कमल, तो अंतिम वर्ण है इसका ल, ए की मात्रा लग गई ए और पीछे लगा दिया न। कमलेन, कमलेन यानी कि अंतिम वर्ण के ऊपर ए की मात्रा और न आ गया, इसका मतलब इसमें तृतीय विभक्ति। तो इजीली इससे पता चल जाता है। फिर चतुर्थी विभक्ति, सॉरी इससे पहले मैं इसमें तृतीय विभक्ति स्त्रीलिंग की और पहचान बता रहा हूं। ये होगी अपने पुल्लिंग की पहचान। स्त्रीलिंग में देखिए पहचान आती है कि अंत में स्थित, जो अपने संस्कृत में मुख्य रूप से प्रयोग होने वाले शब्द है और जो अपने इस कारक में मुख्य रूप से प्रयोग होने वाले शब्द हैं, उन सब के अंदर ये जो मैं पहचान बता रहा हूं वो उसमें प्रयोग होगी। अंत में स्थित आ की मात्रा हटाकर या जोड़ देते हैं। अंत में स्थित आ की मात्रा हटाकर क्या जोड़ देते हैं, या जोड़ देते हैं। जैसे देखिए सीता शब्द है, अब इसको अपने को बनाना है तृतीय विभक्ति का। अंत में स्थित जो आ की मात्रा है इसको हटाओ, हटा दी, और क्या जोड़ रहा है अंत में, या, तो वर्ड बन गया शीतया, यानी कि ये जहां पर आ की मात्रा हटी हुई हो मूल शब्द से और अंत में या लगा हो उसमें तृतीय विभक्ति होती है। अब देखो मुझे ये मिटाना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड छोटा है। उससे पहले मैं आपको इन तीन पर आधारित जो प्रश्न बनते हैं वो भी साथ में समझा देता हूं। दोनों चीजों की स्क्रीनशॉट ले लेना और बाद में कॉपी में भी इसको नोट कर लेना। देखो साथ में मैं इस विभक्ति पहचान के साथ साथ एक 4 नंबर का इस कारक से हटके टॉपिक है प्रश्न निर्माण। अपन एक टॉपिक अपना तैयार हो रहा है, साथ साथ में दूसरा टॉपिक अपने आप ही तैयार हो जाएगा। प्रश्न निर्माण समझा रहा हूं क्योंकि एक साथ होता तो मैं सारे एक साथ समझा देता, परंतु अब जगह की थोड़ी कमी है। प्रथमा विभक्ति प्रश्न निर्माण करते हैं। तो देखो प्रथमा विभक्ति की मैंने पहचान क्या बताई कि शब्द के पीछे क्या लगा होता है, विसर्ग लगा होता है। विसर्ग लगा है रामः। अब पुल्लिंग जहां पर आ जाए प्रथमा विभक्ति का, उसमें हमेशा आप प्रश्न बनाओगे कह से। प्रश्न किससे बनेगा, कह से। तो ये आपका प्रश्न बन गया। अब सीता स्त्रीलिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति स्त्रीलिंग शब्द आ जाए उसमें प्रश्न बनेगा का से। प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग में प्रश्न कह से, स्त्रीलिंग में प्रश्न का से, पहली चीज होगी। फिर द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति की मैंने आपको पहचान बताई कि अंतिम वर्ण के ऊपर अनुस्वार या अंत में हलंत म लगा हो, तो उसमें अपन प्रश्न बनाएंगे द्वितीय विभक्ति में किम से। फिर तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति की मैंने आपको पहचान बताई कि अंत में ए की मात्रा लगती है और लास्ट में न या ण लगता है। तो एन अपन इसको बोलते हैं तो किसकी ध्वनि निकलती है, देखो रामेण, एन लिखता है। एन में इससे मिलता जुलता शब्द केन,
एन केन, है ना। तो तृतीय विभक्ति पुल्लिंग के अंदर जहां इसकी पहचान होती है अंतिम वर्ण के ऊपर ए की मात्रा और अंत में न या अणा, उसमें हमेशा केन से प्रश्न बनेगा। ये अपन बात करें तृतीय विभक्ति स्त्रीलिंग की, आ की मात्रा हटानी है या जोड़ना, शीतया अया, तो प्रश्न किससे बन जाएगा, कया से। ठीक है, मेरे हिसाब से बहुत हेल्प मिलेगी इसमें आपको, ताकि आपको बार बार हर चैप्टर के रटने नहीं पड़ेंगे। अगर आपके सामने रेखांकित पद है, वो है प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग का, प्रश्न बना दीजिए उससे कह से। अगर रेखांकित पद है प्रथमा विभक्ति स्त्रीलिंग का, प्रश्न बना दीजिए का से। द्वितीय विभक्ति किम, तृतीय विभक्ति पुल्लिंग शब्द है तो केन, स्त्रीलिंग शब्द है तो कया। तो ये आपकी होगी तृतीय विभक्ति तक पहचान भी होगी और तृतीय विभक्ति तक प्रश्न निर्माण भी होगी। साथ में देखो, इस अगर आपको पहचान आपने याद कर ली तो मेरे हिसाब से कारक में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, साथ में आप प्रश्न निर्माण भी आप इजीली कर पाओगे। अब अपने चतुर्थी से स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपन तृतीय विभक्ति तक मैंने आपको समझा दिया, विभक्ति पहचान प्लस प्रश्न निर्माण। अब चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, कारक के अनुसार समझा रहा हूं, जहां जहां आपको जिसमें कहां पर एक वचन के प्रश्न पूछते हैं, कहां पर बहुवचन के, और कहां किस जिसमें सिर्फ एक वचन के पूछे जाते हैं, वो सब इसके अनुसार बता रहा हूं। चतुर्थी विभक्ति एक वचन की पहचान ये होती है कि शब्द के अंत में आय लगता है, शब्द के अंत में आय लगता है। जैसे राम शब्द है, इसको अपने को चतुर्थी विभक्ति का बनाना है, तो देखो क्या जोड़ देंगे अपन, राम प्लस आय, दीर्घ संधि होगी, अ प्लस आ मिलकर आ बन गया, तो शब्द क्या बना, रामाय। अब जैसे मान लीजिए ये पेपर में आ गया प्रश्न और आपने देखा रामाय शब्द आया है, किसकी ध्वनि निकल रही है लास्ट में, आय की, आय की ध्वनि निकल रही है, इसका मतलब कौन सी विभक्ति होगी इसमें, चतुर्थी विभक्ति। तो आप इजीली पहचान सकते हो कि इसमें चतुर्थी। अब जैसे आप चतुर्थी विभक्ति कारक के अंदर पढ़ोगे, सारे एग्जाम्पल इसी पहचान के अकॉर्डिंग आएंगे लगभग, तो आप विभक्ति आसानी से पहचान सकते हो। ये आएगा जब बहुवचन के अंदर, बहुवचन के अंदर इसकी पहचान होती है शब्द के अंत में एक की मात्रा और अंत में भ्य जुड़ जाता है। शब्द के अंत में एक की मात्रा जुड़ेगी और लास्ट में क्या लग जाएगा, भ्य। जैसे देखिए वृक्ष शब्द है, ठीक है, अंतिम वर्ण एक की मात्रा लगा दो, पीछे जोड़ दो, वृक्षे भ्यः। ये चतुर्थी बहुवचन और पंचमी बहुवचन सेम रहता है। आपने देखा होगा शब्द रूप पढ़े, जब अपन शब्द रूप पढ़ते हैं तो चतुर्थी और पंचमी के द्विवचन और बहुवचन सेम रहते हैं, तो वृक्षेभ्यः। अब अपन बात करते हैं पंचमी विभक्ति की। पंचमी विभक्ति जैसे यहां पर शब्द के अंत में आय जुड़ता है, और इसमें एक चीज ध्यान रखना, सबसे ज्यादा जो प्रश्न निर्माण आता है, इसमें से बहुत ज्यादा प्रश्न निर्माण आते हैं पंचमी और षष्ठी के। प्रश्न निर्माण के क्वेश्चन लगभग हर साल पेपर में आते हैं। पंचमी की पहचान होती है शब्द के अंत में आत जुड़ जाता है। जैसे चतुर्थी में आय जुड़ता है, इसमें आत जुड़ जाता है। जैसे देखिए राम शब्द है, इसमें अपने को बनाना है पंचमी विभक्ति का, तो राम प्लस आत, अ प्लस आ, दीर्घ संधि, क्या बना, रामात। अब जैसे वृक्षात, कलमात, आत की ध्वनि जहां पर निकलेगी उस आत की ध्वनि में हमेशा कौन सा विभक्ति लगेगी, पंचमी विभक्ति। इसी तरीके से नेक्स्ट जो अपने विभक्ति है वो है षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन की पहचान होती है
शब्द के अंत में श्य लगा होता है, शब्द के अंत में श्य। जैसे महेश शब्द है, अब इसमें अपने को बनाना है षष्ठी विभक्ति एक वचन का, श्य लगा दो, महेशस्य, रामस्य, वृक्षस्य। जहां पर आपको लगे कि पीछे श्य आया है वो हमेशा षष्ठी विभक्ति एक वचन का होगा। हालांकि अपने को कारक के अंदर तो सिर्फ इतना बताना है कि ये विभक्ति षष्ठी है सप्तमी, तो ये श्य जहां पर आएगा वहां पर लगेगी षष्ठी विभक्ति। इसके बाद में बहुवचन, बहुवचन की पहचान होती है षष्ठी विभक्ति बहुवचन की, शब्द के अंत में नाम या णाम, शब्द के अंत में नाम या णाम जुड़ा होता है। जैसे रामा नाम, वृक्षा नाम, ठीक है। जहां पर नाम या नाम आ जाए वो षष्ठी विभक्ति का बहुवचन होगा। अब लास्ट विभक्ति सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन की पहचान होती है शब्द के अंत में एक ही मात्रा, शब्द के अंत में एक ही मात्रा लगी होगी। जैसे राम शब्द है, इसको अपने को बनाना है षष्ठी विभक्ति एक वचन का, तो क्या लग गया, एक ही मात्रा रामे, इसमें आगे सप्तमी विभक्ति। और ये जब अपन सप्तमी विभक्ति बहुवचन की बात करेंगे तो इसमें आएगा अपने शब्द के अंत में शु, शब्द के अंत में क्या लगा होगा, शु लगा होगा। तो देखिए रामे शब्द, अब बहुवचन का बनाना है तो रामेशु, तो ये आपके हो गया सप्तमी विभक्ति बहुवचन। अगर आपको ये पहचान याद हो, उसके बाद अगर आप कारक तैयार करते हैं, मेरे हिसाब से कारक की जो आधा नंबर है आपका, उसे पहचानने में कहीं आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आधा नंबर तो आपके कहीं नहीं जाना। अब ये हो गया अपने विभक्ति की पहचान। अब मैंने आपको कहा इसी पर आधारित मैं आपको समझा रहा हूं प्रश्न निर्माण। तृतीय विभक्ति तक मैंने आपको बताया। अब चतुर्थी विभक्ति में देखिए, अगर चतुर्थी विभक्ति की पहचान मैंने बताई है कि शब्द के अंत में आय लगा होता है, तो चतुर्थी विभक्ति में प्रश्न बनेगा कस्मई से। चतुर्थी विभक्ति एक वचन में प्रश्न किससे बनेगा, कस्मई। और यही जब बहुवचन में आएगा, बहुवचन की पहचान होती है भ्य, तो ये बन जाएगा केभ्यः। एक वचन में कस्मई और बहुवचन में केभ्यः। ये जब पंचमी विभक्ति, जो कि इंपॉर्टेंट भी आपके लिए, आत जहां पर लगा होता है वो पंचमी विभक्ति होती है, और जहां पर आत आएगा उसमें हमेशा प्रश्न बनाओगे कस्मात से। आत जहां पर आता है प्रश्न बनेगा कस्मात। पंचमी विभक्ति में हमेशा प्रश्न किससे बनेगा, कस्मात से। अब अपन बात करते हैं षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति की मैंने आपको पहचान बताई, एक वचन में श्य, श्य तो प्रश्न बनेगा कस्य। श्य में षष्ठी विभक्ति लगती है और श्य तो कस्य। फिर शब्द के अंत में जहां पर नाम या नाम लगा हो तो वो षष्ठी विभक्ति बहुवचन होता है, और षष्ठी विभक्ति बहुवचन में प्रश्न बनता है केशाम से। एक वचन में प्रश्न किससे बनता है, कस्य से, और बहुवचन में प्रश्न किससे बनता है, केशाम से। सप्तमी विभक्ति एक वचन की बात करें तो के, और बहुवचन में क्या होता है, शु, तो केशु। ये आपके हो गए सप्तमी विभक्ति तक प्रश्न निर्माण। चतुर्थी विभक्ति एक वचन में कस्मई, बहुवचन में क्या आ जाएगा, केभ्यः। पंचमी विभक्ति आत तो कस्मात, षष्ठी विभक्ति श्य तो कस्य, बहुवचन में षष्ठी के केशाम, सप्तमी एक वचन में के, और बहुवचन में केशु। ये हो गया आपके विभक्तियों पर आधारित प्रश्न निर्माण। और अब देखिए
कुछ एक 2-3 और मैं आपको वर्ड बता रहा हूं, जैसे कहीं पर जगह का नाम आ जाए, प्रश्न निर्माण की बात कर रहा हूं, जैसे रामः विद्यालयम गच्छति, रामः आपणम गच्छति, विद्यालय और आपणम बाजार, और विद्यालय में विद्यालय, तो दोनों क्या हो गए, जगह का। जहां पर जगह का वर्णन होगा वहां प्रश्न बनेगा कुत्र से। जहां पर कहीं संख्या की बात हो, ठीक है, जैसे 4, चत्वारः, पंच, षष्ठ, तो जहां पर संख्या की बात होगी वहां प्रश्न बनेगा कति से। जहां पर समय की बात होगी कदा, जैसे राम 5 बजे से पढ़ रहा है, तो 5 बजे समय, तो समय में कदा। तो ये आपके प्रश्न निर्माण मेनली ट्रिक है। अब इसके बाद में आप प्रश्न निर्माण सॉल्व कीजिएगा। मेरे हिसाब से एक भी प्रश्न को आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इस ट्रिक से प्रश्न निर्माण इजीली कर पाओगे। दूसरा, अगर आपको ये विभक्तियों की पहचान याद है तो मेरे हिसाब से कारक में आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। तो बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट में मेरे अपनी राय जरूर दें। कोई डाउट हो कमेंट में पूछिए, अपना फीडबैक जरूर दें। ठीक है।